कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बार-बार परेशान करते हैं। आप उन्हें करने की कोशिश करते हो, आधा क्वेश्चन सही होता है, आधा फिर गलत हो जाता है। तो आप बार-बार डाउट में उन्हें भेजते भी हो। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको बार-बार परेशान करते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आए थे कि सर इस वाले क्वेश्चन्स को बता दीजिए, सर इस वाले क्वेश्चन को बता दीजिए। तो जो क्वेश्चन या जो डाउट बहुत सारे बच्चों ने भेजा था, उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इस छोटी-सी वीडियो में और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर। फिर आप लोग उस तरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, उसे आप लोग आसानी से कर पाएँगे। ठीक है? चलिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम बचाना है हम लोगों को, आपकी तैयारी पे ध्यान देना है। तो चलिएगा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? सरल करें अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट में 7 माइनस 4 रूट 3। अब अंडर रूट में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान इसलिए हो जाते हैं कि सर ऊपर भी अंडर रूट है, अंदर भी अंडर रूट है। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन को जब भी आप ध्यान से देखोगे, तो जो अंदर वाला जो डेटा है, जो अंदर वाली वैल्यू है, वो किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में होगी। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख भी दे रहा हूँ नीचे ताकि आपको ऊपर से ज्यादा नीचे क्लियर दिख जाए। ठीक है? क्लियर? तो जो अंडर रूट के साथ ये अंडर रूट में जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मेट में होगी। अच्छा सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मेट में होगी? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस 4 रूट 3 है। यहाँ पे 7 प्लस 4 रूट 3 है। 2 टर्म की अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर मैं ब्रेक भी करूंगा तो 3 या 4 टर्म्स में बनेगी, लेकिन मैं पहले तो 3 टर्म्स में देखूंगा ना कि जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस छोटी सी वीडियो में भले ही आप लोग 10 क्वेश्चन करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप 10 से ज्यादा 20-30 सीख के जाओगे। जैसे अब ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ ले, क्या पता। तो ये 2 चीजें क्लियर। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी चीजें क्लियर करोगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यानी 7 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा और 4 रूट 3 को भी मैं ब्रेक करूंगा। तो 4 रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2ab के, अगर अगर मुझे 2ab के फॉर्मेट में लिखना हो तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, मतलब इसे मैं 2ab के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ठीक है, तो 7 को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या क्या ब्रेक करूंगा? तो आप बोलोगे सर देखो, अगर ये 2ab हो गया तो 7 मेरा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए हमने 2 लिया है तो ये 2 स्क्वायर हो गया, बी क्या हो जाएगा भाई? रूट 3 का स्क्वायर। देख लो ओपन करके, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, क्या आ गया आपका? 7 आ गया। क्लियर है? सेम दूसरा टर्म है, बस माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 माइनस 4 रूट, देखो 7 माइनस 4 रूट 3 में अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 2ab होगा हमारा, क्या? 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। ठीक है, बस इसको हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। यहां पे जैसे ये प्लस है तो यहां पे आपका ये माइनस हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? देखो 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो मुझे पता चल गया कि 7 प्लस 4 रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया, जैसे मैं ये पूरा मैंने किसमें देख लिया, मैंने अपने जो क्वेश्चंस में डेटा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इस तरीके से मैंने फॉर्म कर लिया। तो उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो थी मैंने एक्सपेंड करके देखी थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, लेकिन वो है किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी मतलब ए हमारा 2 है, बी रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। चलिए आ जाइए, तो अंडर रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 को मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आपका आंसर आ जाएगा। 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुकून से देखो बिल्कुल। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो वो किसी का भी स्क्वायर रूट बना सकते हो। स्क्वायर रूट मतलब यहां पे जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जैसे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर था, तो किसी का भी हो सकता है। 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो सकता है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का हो सकता है। तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। देख लो क्या कह रहा है? रोहन और मोहन की आय का अनुपात 7:15 है। तो रोहन और मोहन क्या है बेटा? आय का अनुपात 7:15 है। और मोहन और सोहन की आय का अनुपात 5:6 है। मोहन और सोहन की आय का अनुपात क्या है? 5:6। तो देखो, रोहन को आप आर से डिनोट कर रहे हो, मोहन को एम से डिनोट कर रहे हो।
ठीक है, मोहन को एम से डिनोट कर रहे हो, सोहन को एस से डिनोट कर रहे हो। कह रहा है यदि रोहन की आय 14,000 है तो सोहन की आय क्या होगी? ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर आय में ले तो आऊं, लेकिन पहले मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना पड़ेगा कि भैया रोहन और मोहन की जो आय का अनुपात दिया है वो दिया है 7:15 और मोहन और सोहन की जो आय का अनुपात दिया है वो दिया है 5:6 और मुझसे पूछा किसका है? आय दी है रोहन की और पूछ रहा है सोहन की। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन तीनों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा और तीनों के साथ रेशियो बनाने का रिलेशन कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये 7/15 5/6 तो मुझे मोहन की वैल्यू इक्वल करके एक कंबाइंड रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? देखो मोहन 15 है तो मैं यहाँ इधर वाला जो दूसरी आपको कंडीशन दी गई उसमें मोहन को 15 कैसे बना सकता हूं? तो आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करके आप 15 बना सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में भी करनी होगी, यानी ये बनेगा आपका 18। तो अब आपका रेशियो क्या बन गया? देखो ध्यान से, रेशियो आपका मोहन के साथ बन गया 7:15 रोहन का और मोहन का रेशियो सोहन के साथ क्या बन गया? 15:18। तो अब आप एक कंबाइंड रेशियो लिख सकते हो रोहन, मोहन और सोहन का 7:15:18। ठीक है। अब हम इनकी आय लिख सकते हैं, रोहन मोहन और सोहन की आय लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी बेटा? 7x 15x और 18x। ठीक है। अब क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि इफ रोहन्स इनकम इज 14,000, रोहन यानी 7x, अगर रोहन की जो इनकम है 7x उसकी वैल्यू दी है 14,000, तो आप बोलोगे 7 से इसको काटूंगा तो x बराबर आ गया 2,000। ठीक है। आपसे पूछी किसकी है? सोहन की इनकम पूछी है। आपसे किसकी इनकम पूछी है? सोहन की इनकम। तो सोहन की इनकम क्या होगी बेटा? सोहन यानी एस की इनकम क्या होगी? तो आप बोलोगे एस की इनकम तो हमने 18x ली है, 18x ली है, तो 18 इंटू 2,000 और ये क्या हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट में नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि आप खुद से दिमाग लगाएंगे और कहेंगे हाँ सर प्रॉपर चीजें हमें सीखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कम से कम कुछ नहीं 20-30 से ज्यादा बच्चों ने डाउट में सेम क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ो समझो वो पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है पी और क्यू दो मिश्र धातु हैं, पी और क्यू दो मिश्र धातु हैं जो एल्युमिनियम और पीतल धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। ठीक है। तो पी भी जो है वो एल्युमिनियम और ब्रास से मिलकर बनी है 7:2 में, क्यू भी आपकी एल्युमिनियम और ब्रास से मिलकर बनी है, क्या रेशियो है उसका? 7:11। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु आर बनाई जाए, मतलब इसमें से एल्युमिनियम और इसमें से एल्युमिनियम मिला लो और दूसरे में इसमें से ब्रास और इसमें से ब्रास मिला लो। ठीक है। उसके बाद आर में आप एल्युमिनियम और पीतल का अनुपात क्या होगा वो बताना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो पी में एल्युमिनियम ब्रास है 7:2 में, यानी अगर हम टोटल वैल्यू देखें, टोटल वैल्यू एल्युमिनियम और ब्रास की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 7 + 2 9 होगी। अगर हम पी में एल्युमिनियम की मात्रा निकालें तो आप बोलोगे पी का भाग है 7, टोटल कितना है 9। अगर हम पी में ब्रास की मात्रा निकालें तो आप बोलोगे सर ब्रास की मात्रा है 2, टोटल कितना है 9। ऐसी तो निकालते हो, ऐसी तो निकालते हो। जब हम लोग बात करते हैं कि भैया ए और बी में हमें कुछ रुपए बांटने हैं, मान लो 5:2, ए और बी में हमें कुछ रुपए बांटने हैं, मान लो 70 रुपीज है, वो हमें 5:2 में बांटना है, तो ए का भाग क्या होगा? तो आप बोलोगे ए का भाग 5 अपॉन टोटल कितना है 7। इस तरीके से तो बोलोगे और 70 की मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। भाग पूछने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है। अब यहाँ पे 70 अमाउंट को डिवाइड करना है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम पीतल देखूंगा तो भाई देखो 7/9 और 2/9। ठीक है। क्यू में देखो, अब क्यू में अगर मैं एल्युमिनियम देखो, पहले तो क्यू में टोटल पार्ट देखो, टोटल कितना है? 7 + 11 = 18 है। अगर क्यू में मैं एल्युमिनियम देखूंगा पहले तो आप बोलोगे एल्युमिनियम का भाग है 7 अपॉन टोटल 18 और क्यू में हमारा ब्रास कितना होगा? तो ब्रास है 11/18। ठीक है। अब आर में हमें दोनों मिलाना। ठीक है। तो आर में अगर हम सिर्फ एल्युमिनियम की बात करें पहले, तो एल्युमिनियम कितना होगा भाई? एल्युमिनियम इसमें है 7/9 पी में और क्यू में कितना था? 7/18। तो ये हमारा आ जाएगा 18 एलसीएम लिया, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14 + 7 यानी 21/18। ठीक है। और आर में अब हम ब्रास की मात्रा देखें तो आप बोलोगे सर ब्रास की मात्रा कितनी है? 2/9 पी में और क्यू में कितनी है? 11/18। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 18 एलसीएम लिया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 + 11,
तो ये हो गया 15/18। तो अब जो आर में आपका एल्युमिनियम और ब्रास आया है, इसका आपसे रेशियो पूछ रहा है कि आर में एल्युमिनियम और पीतल का, यानी आपका व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्रास। ठीक है, तो एल्युमिनियम एंड ब्रास का जो रेशियो पूछ रहा है आर में, तो आप क्या बोलोगे कि सर एल्युमिनियम हमारी कितनी है 21/18, ब्रास कितना है 15/18, 18 से 18 गया, वैल्यू बची 21/15, 3 5 15, 3 7 21, तो वैल्यू इज 7/5, जिसको आप रेशियो फॉर्मेट में लिख सकते हो 7/5। क्या लिख सकते हो 7/5। क्लियर है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया एल्युमिनियम पीतल है, एल्युमिनियम आयरन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 7/5। देखो, किसी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, किसी में इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके एक्चुअल डाउट है। जो आप लोग डाउट भेजते हो वो एक्चुअल डाउट वहां से मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि पी और क्यू की आय 1:2 के अनुपात में है और उनके खर्चे 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 500 रुपए बचाता है तो पी की आय कितनी है? तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखो, अगर मैं इनकम में से, जो मैं इनकम मेरी आय है, उसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर्स, यानी अगर मैं खर्चे हटा दूं तभी मैं सेविंग को निकाल सकता हूं, तभी तो सेविंग निकलेगी। सिंपल सी बात है कि आपकी जो भी आय इनकम है, उसमें से अगर आप खर्चों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आपकी बचत आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है पी और क्यू की जो इनकम है, पी और क्यू की जो इनकम है उसका रेशियो दिया है 1:2। तो मैं पी और क्यू की इनकम किस लिए क्या ले सकता हूं, इनकम ऑफ पी और क्यू मैं क्या ले सकता हूं, x, 2x ले सकता हूं। ठीक, ऐसे ही उनके खर्चे, उनके जो एक्सपेंडिचर्स है किसके, P/Q के, वो आपको दिए हैं 1:2। तो उनकी वैल्यू में क्या ले सकता हूं खर्चों की, बाई 3/, ले सकता हूं। ऐसी तो मानते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक 500 रुपए बचाता है, तो अगर P मान लो 500 रुपए बचाता है तो P की इनकम क्या है x और खर्चा क्या है बाई, कितने बचाए 500 रुपए। तभी तो मैंने वो बताई आपको पॉइंट वहां पे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, तो आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। Q की अगर बात करूं तो Q की इनकम है 2x, खर्चे है 3y, लेकिन ये भी कितने बचाता है 500। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कहां पे चला गया, हमारा क्वेश्चन चला गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, लीनियर इसलिए क्योंकि पावर जो डिग्री है वो 1 है दोनों में। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक्स और वाई की वैल्यू किसी एक की, जैसे वाई बराबर एक्स बराबर आपने लिखा वाई प्लस 500, नीचे वाले में पुट कर दो, या फिर दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करके हटा सकते हो। हटाओ कैसे, सब्ट्रैक्ट करके ही हटाओगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो जैसे ये 2x है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पी की इनकम निकालनी है। तो पी की इनकम निकालनी है तो हमें एक्स तो बना के रखना चाहिए, हमें बाई को हटाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया 3x माइनस 3y, 5×3=1500, और ये इक्वेशन 2 है। और इस इक्वेशन में से हम, जैसे ये इक्वेशन बन गई, मान लो आपकी 3 बन गई, तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे कौन सी इक्वेशन बेटा, 2 को माइनस कर देंगे। 2 क्या है देखो, 2 है आपकी 2x माइनस 3y बराबर 500। लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं बेटा माइनस, इसको मैं कर रहा हूं माइनस। तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस होगा, ये साइन बदलेगा प्लस, और ये माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया बचा x, 1500 में से 500 गया बचा 1000। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट विल बी द पी इनकम। तो पी की इनकम आपने x ली है तो क्या हो गया, सीधे सीधे 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां तक क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हैं क्योंकि डाउट वाले हैं ना ये आपके। 4 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, मैं फिर समझा दे रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आपका जो ये डायग्राम दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, या तो एक ये तरीका है कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, इसमें आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एक साथ अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई जो आपका कॉमन बेस है, ये 1/2, इसको आप डायगोनल बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। कॉमन बेस हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है,
मल्टीप्लाई जो आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज है, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 1/2, डायगोनल है 4, और सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या है 1 + 2, यानी 2 से काटोगे 2 2 जा 4, तो 2 × 3 आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक तरीका ये है, ध्यान से देखो, जैसे आपका एक ट्रायंगल तो ये रहा ए, बी और सी, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका यहां पे दिया गया है ए, डी पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट होगा, वो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि ट्रायंगल एबीसी, क्या अगर हम एरिया निकालें किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप यही तो बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, अब एबीसी में बेस तो ये है, और ये बेस कितना दिया है 4, हाइट ये है, हाइट कितनी दी गई है 1, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अगर इस कोऑर्डिनेटर को देखो तो दो ट्रायंगल लिए मेन, और ट्रायंगल के नाम भी लिख रहा हूं कि एबीसी वाला है पूरा, देख लेना, फिर ये मत करना सर ये छोटा वाला, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो वही कॉमन रहेगा 4, हाइट कितनी है, हाइट देखो तो आप बोलोगे सर ये देखो हाइट ये वाली है 2, तो यहाँ पे ये h है ना, तो h1 लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये h1, ठीक है, तो h1 कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, ही हो गया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हो ना, तो आप बोलोगे सर अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया सम करना होगा, 2 + 4 क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ गया 6। तो चाहे तो आप अलग अलग ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस बन गई है तो मैं यही कहूंगा ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ज्यादा परेशान मत हो, आप सीधे सीधे इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसे एक एक चीज लिख के भी कर सकते हो, मैंने बहुत बार क्लासेस में आपको बताया भी है, बट यहां पे मैं इसको बताऊंगा डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब यहीं पे क्वेश्चन करते हुए किस किस तरीके से इसको करा जा सकता है, ठीक है। चलो तो डायग्राम बनाओ फटाफट, सभी लोग बना लिया आप लोगों ने डायग्राम, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं उस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ा हुआ हूं आपके लिए, मैं खुद डायग्राम बनाता हूं अलग से बढ़िया, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखने लगे कि भैया इसमें पूछा क्या क्या गया है, देखो ध्यान से। क्योंकि आप फिर उससे चीजों को ना मैच कर पाओगे अच्छे से, बस मैं इसीलिए ये चाहता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या क्या दिया है पहले वो समझो, ये ओ है, ये पी पॉइंट है, ये एंगल दिया है आपका 110 डिग्री, ये क्यू पॉइंट है, और ये आपका दिया है 130, और रीजन भी लिखूंगा, कोई सा एंगल अगर इक्वल है तो वो क्यों इक्वल है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। हम्म, ठीक है, लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि आप चीजों को देख पाओ अच्छे से, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को भी एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। ये एक्सटेंड इसलिए करा है ताकि आप चीजों को समझ पाओ, बिल्कुल सीख पाओ कि क्या चीज पूछी जा रही है, क्या हमें बतानी है। देखो अब हमसे क्या पूछा गया और क्या गिवन है, हमें एक तो एंगल देखो पहले दिया है ओपी पैरेलल आरएस, ओपी पैरेलल आरएस हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये जो ओपी है, ये आरएस है, ये ओपी है, तो यानी ये पूरी लाइन आप ऐसे समझ सकते हो, ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक। दूसरी चीज, एंगल ओपी क्यू 110 दिया है, एंगल क्यू आर एस 130 दिया है, क्यू आर एस यानी ये वाला क्यू आर एस, और हमें निकालना क्या है पी क्यू आर, हमें निकालना है ये वाला एंगल, हमें निकालना है ये वाला एंगल, पी क्यू आर एस निकालना है, ये एंगल हमें निकालना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अब डिपेंड ये करता है, कुछ भी वैल्यू घुमा फिरा के रख दे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या? कि अगर मुझे ये निकालना है, ये एंगल, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने एक नाम और दे दिया कैपिटल ए। ठीक है, अब ये मेरा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो यहां पे एंगल निकाल लो तो इसको एक्सटीरियर एंगल मान के कर सकते हो। ठीक है, या यहां पे एंगल निकाल लो तो इसको एक्सटीरियर एंगल मान के कर सकते हो। तो देखो, अब अगर मैं बात करूं, ये एंगल 130 है, तो यहां पे ये एंगल 130 हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे? संगत कोण होंगे। संगत कोण होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि देखो सर, ओपी पैरेलल आरएस, ओपी और आरएस पैरेलल है, और ये जो आरक्यू है हमारी, ये एज अ ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जैसे 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 आप ये ऊपर वाला करते थे ना करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही आप ये नीचे वाले भी क्या कर सकते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कर सकते हो, वही हमने करा। ठीक है, दूसरा, अब इधर देखो, अब यहां पे देखो, ये 110 है, तो ये पूरा क्या बन रहा है? ये पूरा बन रहा है आपका लीनियर पेयर, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर ये इतना एंगल कितना होगा? तो इतना एंगल कितना होगा, यानी मान लो एंगल एपीक्यू की बात कर रहे हैं, तो एंगल एपीक्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पूरा जो 180 है उसमें से अगर हम 110 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। यानी ये कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। तो अब फिर वही चीज है, अगर आप एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप फिर से यहाँ पे लीनियर पेयर लगाओ और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, लेकिन आप ऐसा मत करो, एक्सटीरियर एंगल का यूज करो। क्या? आप यूज करो जो ए पॉइंट पे एंगल ए जो है, बाह्य कोण, यानी जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसका आप लोग यूज करिएगा। कितना है ये? 130 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का, देखो ये मैं बना रहा हूं इस तरीके से कि भैया अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? ये जो इसके अपोजिट में जो ये दो एंगल होंगे छोटे छोटे, इनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो 130 डिग्री किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर ये एपीक्यू, ये आपका एंगल एपीक्यू प्लस एंगल पीक्यूआर के इक्वल होगा। पीक्यूआर के इक्वल होगा। हमें एंगल पीक्यूआर निकालना है, एक्सटीरियर एंगल 130 और एपीक्यू कितना निकाला? 70। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा आपका। 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, 13 में से 7 के अच्छे। अब इस क्वेश्चन में यहां पे चाहे 110 की जगह 105 करो, चाहे 80 करो, कुछ भी क्वेश्चन बनाओ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल, मेन कॉन्सेप्ट आपके एंगल्स के क्या ही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, उसके बाद आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको कंप्लीट किया है। ये आपकी छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई ताकि अब इसमें 5 टू 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग डाउट पूछते हो बताए जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और इससे रिलेटेड भी डाउट है, तो आप जो आपकी वीडियो देखोगे उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।